वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका के बारे में अपन वो पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कार्यपालिका होती क्या है, किसको कहते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का मतलब होता है जो कार्य करें, किसके लिए, देश के लिए। तो देश के लिए जो कार्य करते हैं उसको कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है। तो कार्य कौन करता है, कार्य करते हैं अपन कहते हैं ना, कोई भी अगर एक गलत काम होता है देश में तो हम किसको दोषी ठहराते हैं, मंत्रियों को। तो कौन आता है इसमें, मंत्री परिषद। ठीक है। प्लस प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आता है, प्लस राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वैसे तो देखो वास्तविक जो प्रधान होता है ना, वास्तविक जो हेड होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है और वैसे राष्ट्रपति होता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति क्यों आता है इसमें, क्योंकि कोई भी विधेयक होता है वो संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास ही जाता है। और वैसे भी जो अपने राष्ट्रपति के ना, उसमें लिखा गया है आर्टिकल में साफ साफ है कि देश के लिए जो कार्य करेगा राष्ट्रपति खुद करेगा या अपने अधीनस्थ के माध्यम से कराएगा। तो अधीनस्थ कौन है इसके, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये सारे के सारे इसके अधीनस्थ हैं, ये काम करते हैं। ठीक है। और फिर बात करें तो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है वैसे। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका, एक तो होती है स्थायी, और एक होती है अस्थायी। तो अभी जो मैंने आपको बताई थी ना, केंद्र सरकार जो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो तो थी अस्थायी। और स्थायी में कौन आते हैं, स्थायी में आते हैं प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस है, आरएएस है। ठीक है, ये आते हैं सारे इसमें। तो स्थायी कार्यपालिका मतलब है उनका जो विघटन नहीं होता, वो तो बने ही रहते हैं। और अस्थायी मतलब हर 5 साल बाद है वो चेंज होती है केंद्र सरकार। ठीक है, तो वो अस्थायी कार्यपालिका हो गया। तो कार्यपालिका में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, क्योंकि प्रमुख यही होता है। तो ये भाग 5 में दिया गया इस इनका। ठीक है, केंद्र सरकार के बारे में। तो भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 151। तो भाग 5 किसके बारे में है, केंद्र या संघ सरकार के बारे में। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर तो हम पढ़ते हैं राज्य और के बारे में या भारत के बारे में जो कि दिया गया। दूसरा अपन नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा फिर वो मूल अधिकार है। चौथा नीति निर्देशक तत्व है। और चौथे में फिर ये आती है केंद्र या संघ सरकार आती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो अध्याय अनुच्छेद 52 से 78, इसमें कार्यपालिका के बारे में दिया गया है। 79 से 122 संसद के बारे में दिया गया है। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो ये आता है 79 to 122। फिर 123 में अध्यादेश, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं ना, 2 को पहले लिख देते हैं, 1 को बाद में, फिर 3 को, यानी 2 को इधर ले आएंगे और 1 को इधर ले आएंगे। तो 213 राज्यपाल का बन जाता है अध्यादेश। ठीक है, पढ़ेंगे अध्यादेश क्या होता है। फिर भाग अध्याय 4 है। देखो अध्याय ये भाग नहीं है, भाग तो 5 यही है। भाग नंबर 5, 22 भाग है ना अपने संविधान के। तो 22 भागों में से जो 5वां भाग है ना, उसमें केंद्र सरकार के बारे में दिया गया है। और उसमें ये सारे भाग है, अलग अध्याय है। ठीक है, उसके 5वें भाग के अध्याय है। तो अध्याय जो फर्स्ट है ना 52 से 38 में कार्यपालिका। फिर आपका अध्याय 2 79 to 122 संसद के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद जो अध्याय 3 है, उसमें अनुच्छेद 123 अध्यादेश के बारे में दिया गया है। फिर अध्याय 4 है, अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, और इसका जो अध्याय 5 है 5वें भाग का 148 से 151 है, इसमें सीएजी केक के बारे में वो दिया गया है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कार्यपालिका के बारे में। 52 से 78 में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया इसमें 2 मिनट, सबसे पहले दिया 52 से 62 राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था ना। पहला जो अध्याय है 52 से 78 तक, उसमें कार्यपालिका के बारे में दिया गया। तो कार्यपालिका में देखो सबसे पहले राष्ट्रपति दिया गया 52 से 62। हालांकि और भी इसके आर्टिकल है, वो बीच बीच में अपन पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति 63 से 69 है। फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ जो है 70 और 71 में है। क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति की वो 72 में है, ये भी बहुत
इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। ठीक है, फिर 73 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो आपका 73 में दिया गया। कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है वो 73 में दिया गया है। तो ये देखो अब डिटेल से पढ़ेंगे याद हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति का पूछे तो 52 से 62, हालांकि और भी इसमें बीच बीच में आर्टिकल है, वो भी डिटेल से पढ़ते हैं अपन। ठीक है, और फिर इसमें और देखें तो आगे देखो PDF ही भाग गई, 2 मिनट रुको। फिर इसी अध्याय में आगे दिया गया 74-75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, केंद्र राज्य में क्या होता है एडवोकेट जनरल, ये उनका मतलब न्याय से संबंधित प्रमुख होता है। ठीक है, मतलब कानूनी सलाहकार सबसे बड़ा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं केंद्र में, और महाधिवक्ता होता है राज्य में एडवोकेट जनरल। फिर आपका आता है 77 में, तो इसमें बोल रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग, यानी साथ साथ राष्ट्रपति के साथ मिलकर तो या राष्ट्रपति के नाम से वो किए जाएंगे, वो 77 में दिया गया। फिर 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये भी बहुत बार पूछते हैं। तो मुख्य मुख्य अगर आर्टिकल्स की बात करें ना, हालांकि अभी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो, लेकिन अब एक बार पढ़ोगे ना आराम से याद हो जाएगा। तो अध्याय जो फर्स्ट है 5वें भाग का, इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है 52 से 62 राष्ट्रपति मुख्यतः दिया गया है। फिर 63 से 69 है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति है। फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 70 71 में एक साथ दिए गए हैं। 72 में, हालांकि ये पढ़ेंगे एक जैसे के मतलब एक साथ कैसे दिए गए हैं, रिक्त पद रिक्त की स्थिति में इस प्रकार है, वो एक साथ दिए गए। ठीक है, वो पढ़ेंगे। 72 में क्षमादान की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है। 74-75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। ठीक है, और फिर 76 में महान्यायवादी है, और 77 में जो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से वो किए जाएंगे वो दिया गया है, और 78 में प्रधानमंत्री के वो कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। फिर पढ़ते हैं अपन आगे। तो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल है ना, सबसे पहले वो याद करते हैं, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 52, संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा। तो संघ मतलब यहाँ पर भारत सरकार से संबंधित है, भारत से संबंधित है या केंद्र सरकार से संबंधित है। ठीक है, तो संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में लिखा गया है सबसे पहले। 53 में लिखा गया संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। ठीक है, ये चीज़ गई सबसे पहले 52 में दिया गया, सबसे पहले 52। तो 52 से 62 अपन पढ़ रही हैं, 52 से 62। तो सबसे पहले क्या दिया गया 52 में कि संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में दिया गया है कि जो कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी हेड कौन होगा कार्यपालिका का, राष्ट्रपति, जिनका प्रयोग वह स्वयं कर सकता है अध्यादेश ला करके 123 के तहत, या अपने अधीनस्थ कौन होते हैं उसके मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, उनके माध्यम से वो कार्य करवाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ याद रह जाएगी। 52 राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका का हेड। 54 में निर्वाचक मंडल, मतलब निर्वाचक मंडल का मतलब होता है इसमें कौन कौन शामिल होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होगा उसको निर्वाचन मंडल कहते हैं, निर्वाचक मंडल। ठीक है, फिर निर्वाचक प्रणाली है 55 में। निर्वाचक प्रणाली मतलब किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, इनका जो है ना वर्णन है वो संविधान में नहीं किया गया है। इसमें लिखा गया है कि संसद तय करेगी भी किस प्रकार है वो किया जाएगा, तो इसकी पावर है वो संसद के पास दी गई है। अभी इसमें कौन शामिल होंगे और कौन शामिल नहीं होंगे, निर्वाचन मंडल का भी सेम ही है। निर्वाचन मंडल में दिया गया अभी कौन शामिल होंगे कौन नहीं होंगे, ये भी संसद के पास पावर है। और प्रणाली किस प्रकार की होगी, ठीक है, प्रणाली मतलब जैसे डायरेक्ट चुनाव होंगे, या फिर इनका मतलब कह सकते हैं कि एक वो समानुपातिक इसमें होता है, सभी को सिलेक्ट करना होता है अपने हिसाब से, वो भी पढ़ेंगे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पढ़ेंगे तब। ठीक है, भी समानुपातिक गुप्त प्रणाली है वो एक प्रकार की होती है। संक्रमणीय भी होती है, संक्रमणीय मतलब नीचे वाले के जो वोट ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भवन पढ़ेंगे, निर्वाचन प्रणाली दी गई भी किस प्रकार की प्रणाली इसमें यूज की जाएगी। ठीक है, फिर इसका 56 में आता है वो कार्यकाल है। 2 मिनट रुको, इनका एक साथ देखो आप, याद रह जाएगा। तो सबसे पहले 52 में दिया गया राष्ट्रपति होगा, 53 में दिया गया कार्यपालिका का हेड होगा, यानी कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति निहित होगी, वो खुद करेगा या फिर अपने अधीनस्थ के माध्यम से करवाएगा। फिर इसका निर्वाचन की बात कर रहा है, अभी निर्वाचन करेंगे। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, निर्वाचक मंडल, फिर निर्वाचक प्रणाली। ठीक है, प्रणाली किस प्रकार की अपनाई जाएगी वो, फिर कार्यकाल इसका आता है। अब निर्वाचित कर दिया हमने, देखो निर्वाचन मंडल मतलब कौन कौन शामिल हो गए, फिर निर्वाचन प्रणाली यानी किस प्रकार की प्रणाली अपनाएंगे अपन, निर्वाचित हो गया, फिर उसका कार्यकाल। अब कार्यकाल उसका हो गया 56 में, कार्यकाल के बाद बोलेंगे कि कार्यकाल उसका पूरा हो गया, तो उसके बाद क्या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, तो वो फिर उसके बाद 57 में आता है।
फिर 58 और 59 है ना, एक साथ याद रखना है। पहले योग्यता आती है और फिर शर्तें आती हैं, ठीक है, एक साथ याद रखना है। योग्यता शर्त एक साथ आती है। फिर योग्यता और शर्त पूरी करता है तो उसको शपथ दिलाएंगे, ठीक है। और फिर अगर काम ढंग से नहीं करा तो उसको हटाएंगे। तो महाभियोग प्रक्रिया 61 में। और 62 में आकस्मिक पद रिक्त की दशा दी गई है। इसमें 62 में आकस्मिक पद रिक्त की दशा मतलब है अगर पद खाली हो जाता है राष्ट्रपति का, या उसकी डेथ हो जाती है, विदेश में है, विदेशी भ्रमण पे या दौरे पे है, तो उसके लिए उस स्थिति में काम कौन करेगा, तो वो 62 में है, ठीक है। काम कौन करेगा वो आगे है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक साथ पढ़ेंगे ना तब उसमें आएगा। लेकिन यहाँ पर आकस्मिक पद रिक्ति की दशा दी गई है, भी किस प्रकार से पद रिक्त है वो हो सकता है। तो याद रह जाएगा 52 से 62 पढ़ना है मैंने। सबसे पहले उंगली पे याद करो, आराम से याद हो जाएगा। 52 में संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका का हेड होगा, 54 में निर्वाचक मंडल मतलब उसको निर्वाचन के लिए कौन कौन उसमें शामिल होंगे, कौन कौन नहीं होंगे निर्वाचन मंडल, 55 में निर्वाचन प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली अपनाएंगे, ठीक है। अब निर्वाचित हमने कर लिया तो उसके बाद उसका कार्यकाल 56 में। अब कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद क्या वो पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, तो उसके बाद 57, ठीक है। अब पुनर्निर्वाचन के लिए भी योग्य हो गया तो उसकी क्या देखें अपन, योग्यता 58 और 59 में उसकी शर्तें। योग्यता और शर्तें अलग अलग होती है, याद रखना आपको। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं इन्होंने कौन सी योग्यता नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए, उसमें एक शर्त दे देते हैं, ठीक है। तो योग्यता तो वो होती है जैसे भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, तो वो तो योग्यताएं हो गई। और शर्तों का मतलब होता है किसी भी लाभ के पद पर है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें वो शर्तों में आती है। फिर आप शर्तें और अर्हताएं या योग्यताएं कंप्लीट करता है, पूरी करता है, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको शपथ दिलाएंगे। तो 60 में शपथ है, और शपथ दिलाने के बाद ढंग से काम नहीं करता है तो 61 में उसको हटाएंगे। महाभियोग प्रक्रिया जो अमेरिका से ली गई है, महाभियोग की प्रक्रिया याद रखना आपको। हालांकि कई आयरलैंड से मानते हैं इसको, लेकिन वैसे तो अपने ने तो वहीं से ली है, अमेरिका से ही। फिर अगर महाभियोग से उसको हटा दिया है तो पद रिक्त की स्थिति आएगी, तो वो 62 में है। तो 52 से 62 लगातार याद हो गया ना। राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका का हेड होगा, और कार्यपालिका हेड होगा, इसके बाद फिर निर्वाचन मंडल है, फिर निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचित हमने कर लिया तो उसका कार्यकाल आ जाएगा। कार्यकाल के बाद पूरा हो गया तो पुनर्निर्वाचन के योग्य है तो उसकी योग्यताएं देखेंगे, फिर उसकी शर्तें देखेंगे, फिर उसको शपथ दिलाएंगे। शपथ दिलाने के बाद ढंग से काम नहीं करा 61 में उसको हटाएंगे महाभियोग, और महाभियोग से हट गया तो उसके बाद उसका पद है वो रिक्त हो गया, ठीक है। तो 52 से 62 आराम से याद हो गए, 2-3 बार याद करोगे आराम से याद हो जाएगा। तो 62 में तो आकस्मिक पद रिक्त की दशा दी गई है, किस प्रकार से पद रिक्त हो सकता है। और 65 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो ये 65 में दिया गया है, तो याद रखना है। 62 में तो आकस्मिक पद रिक्त की दशा है, और 65 में दिया गया है कि राष्ट्रपति अगर पद पे नहीं है तो उसकी जानकारी कौन करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा। ये आपको याद रखना है। तो हमने 52 से 62 पढ़ लिया, 61 में हटा रहे थे, और 62 में आकस्मिक पद रिक्त की स्थिति थी, और 65 में बोल रहे थे कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उसके लिए कार्य करेगा। फिर हमारे मन में विचार आता है कि उपराष्ट्रपति का पद ही अगर खाली है तो क्या करेंगे, तो वो 70 में दिया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों की रिक्ति होने की दशा में संसद विधि द्वारा निर्धारण करेगी कि राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। ये पावर संसद को दी गई है कि राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा। तो ये पावर संसद को दी गई है कि वो तय करेगी किसकी जगह कार्य कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, कोई मंत्री करेगा, या कोई एमपी करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा। तो इन्होंने फिर ये इस ऐसी कंडीशन कभी आई नहीं, 69 में जा कर के आई थी, 59 या 69 के आसपास आई थी, तो तब ये कानून है वो बनाया था उन्होंने। आगे आएगा तो उन्होंने फिर उस टाइम है वो बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके बाद उन्होंने ये एक अधिनियम पारित किया और इसको लागू किया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही अगर नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा, ठीक है। ये फिर बाद में ज़रूरत पड़ी तब बनाया। और मैंने आपको शुरू में बताया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो पावर है, निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा, ये पावर भी संसद के पास है। जैसे अपन कहते हैं विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सभी राज्यों में जब विधान परिषद यहाँ आ जाएंगी, 2 सदन हो जाएंगे सभी राज्यों में, तो उनको शामिल करना है या नहीं करना है तो ये संसद ही तय करती है, ठीक है। और इन्होंने अगर पूछे ना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव किस अधिनियम के तहत होते हैं, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत, यानी 1952 में अधिनियम बनाया गया। संसद को ज़रूरत पड़ी कि हाँ भाई अब राष्ट्रपति के चुनाव करवाने आगे हमें,
तो उसमें कौन शामिल होगा, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो ये जो संसद के पास पावर दे दी संविधान ने, तो संसद उन्होंने फिर अधिनियम पारित किया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के नाम से जाना जाता है, और उसी के तहत वो राष्ट्रपति आज चुना जाता है। अब आप कहोगे अपने जो सब पहले जो राष्ट्रपति जी थे क्या वो मनोनीत थे? वो मनोनीत नहीं थे, वो भी निर्वाचित थे। ठीक है, राजेंद्र बाबू निर्वाचित थे, क्योंकि उनके सामने कोई कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ा ही नहीं, तो वो बन गए, तो निर्वाचित ही होता है। अगर आप पता है, अगर शहदाई बन जाते तो अपना गणतंत्र थोड़ी होता है। अब राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तभी तो गणतंत्र कहलाता है कोई भी राष्ट्र। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किस अधिनियम के तहत चुने जाते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत। और अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो तो इसकी पावर किसके पास, संसद के पास पावर, वो कानून बनाएगी और उन्होंने बनाया भी। तो इसकी जगह कौन काम करता है? CJI करता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, फिर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये 71 में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो 61 71 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 61 में महाभियोग था और 71 में दिया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी भी समस्या विवाद, कोई भी विवाद पैदा होता है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, कोई गड़बड़ी की आशंका होती है तो इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये रिपोर्ट अलग से क्यों दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है जितने भी चुनाव करवाती है MLA या MP के चुनाव कराती है विधानसभा और केंद्र सरकार के जो भी चुनाव करवाती है केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है ना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो उनके जो अगर उन चुनाव में अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो निर्वाचन आयोग इसको देखता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में अगर इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो निर्णय कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय लेगा। ठीक है, पंचायती राज के चुनाव वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, फिर 72 में क्षमादान की शक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 को कैसे याद रखोगे आप? देखो 61 में तो हटा रहे थे महाभियोग, और 71 में 71 में अपन इसमें बोल रहे थे कि विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, निर्णय लेगा, और 72 में फिर क्षमादान की शक्ति है। तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 72 तो अलग से दिया गया, याद रखना आपको। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास, क्या किस किस को क्षमा कर सकता है, किस प्रकार की क्षमादान की शक्ति है, वो डिटेल से आगे पढ़ेंगे। एक बार आर्टिकल याद रखना है सिर्फ। ठीक है, तो क्षमादान की शक्ति है वो इसमें आती है, याद रखना आपको 72 में। ठीक है, फिर आगे देखें अपन 77 में। तो 77 को कैसे याद रखोगे? 77 को याद रखो 7-7 यानी 7-7 यानी 7-7 लेके चलना है हमें। किसको? राष्ट्रपति को। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, यानी कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेंगे किसको साथ लेके चलेंगे? राष्ट्रपति को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो 77 को क्या याद रखना है? 7-7 7-7 77 है ना, 7-7 को 7-7 याद रखो। तो 7-7 लेके चलेंगे, जो भी कार्यपालिका काम करेगी किसको साथ लेके चलेगी? राष्ट्रपति को। तो सारे जो कार्य किए जाएंगे राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। फिर 103 आपको याद रखना है, जो 3 और संसद में भी 3 शब्द है, सांसद यानी MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, MP। तो संसद से संबंधित, देखो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति करेगा। 103 इंपॉर्टेंट है, 103 3 से आप सांसद है। ठीक है, तो 103 में सांसदों से संबंधित है। तो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मतलब सांसद सेलेक्ट होकर के आगे और बाद में उन पर सवाल उठता है कि ये योग्य नहीं है, योग्यता को कंप्लीट नहीं करते जो MP बनने के लिए ज़रूरी होती है, तो उसका निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, तो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय राष्ट्रपति लेगा। कौन सा आर्टिकल? 103। फिर 108 संयुक्त बैठक, संयुक्त मतलब एक साथ। तो 108 किसका नंबर होता है? एम्बुलेंस का। इसको ऐसे याद रखो, 108 एम्बुलेंस का नंबर होता है। कोई भी एम्बुलेंस कहीं आती है सारी इकट्ठे हो जाती हैं, है ना, तो 108 एम्बुलेंस याद रखो। एम्बुलेंस आती है सारी इकट्ठे हो जाती हैं, इकट्ठे होने का मतलब यहाँ पर संयुक्त बैठक। ठीक है, 108 संयुक्त बैठक। इसमें 10 और जोड़ दो, 108 118। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा। ठीक है, तो 108 118 एक साथ याद रखो। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता 118, 10 जोड़ दो बस। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इन स्पीकर करेगा। 123 अध्यादेश, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? अगर सदन है वो कार्रवाई में न हो और कोई इस प्रकार की कंडीशन आ जाए देश में कि तुरंत प्रभाव से कोई ऐसा कानून लाने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो राष्ट्रपति लिख के देगा और वो लागू होगा। वो उतना ही पावरफुल होगा जो दोनों सदनों से पारित होने के बाद कोई भी अध्यादेश है वो पारित होता है, कोई भी जो विधेयक है वो पारित होता है। ठीक है,
तो उतना ही पावरफुल होता है ये अध्यादेश का मतलब होता है राष्ट्रपति एक लिख के देता है कि मतलब कोई भी कंडीशन आ जाए देश में अचानक से निकालने की जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति निकाल के देता है, वो 123 में है। और 2 को आके ले आएंगे और 1 को पीछे ले आएंगे, 213 राज्यपाल का हो जाता है। ठीक है, फिर 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। इसको कैसे याद रखोगे, 1 1 1 यानी 3 स्टेप है। तो कोई भी विधेयक है, विधेयक का मतलब आपको पता ही है, जैसे किसी कृषि कानून लाना है तो कृषि पर कोई कानून लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, वो एक पेश करेंगे पहले, जो बिल कहते हैं उसको, तो बिल पेश करेंगे पहले और उसके ऊपर फिर वो डिस्कस होगी और फिर अगर वो अच्छा लगा है तो बहुमत से उसको पारित करेंगे। एक सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, एक सदन में लाया जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ से पारित होकर वहाँ पारित हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, अपना एक्ट बन जाएगा। ठीक है, कानून बन जाता है वो बाद में। ठीक है, तो क्या याद रखना आपको, कोई भी विधेयक है वो 3 स्टेप होते हैं उसमें। तो 111 में 3 स्टेप याद रखना है, पहले निम्न सदन में कोई मान लो, लोकसभा मान लो, और फिर राज्यसभा और फिर आपका राष्ट्रपति के पास। तो यानी तीसरा स्टेप है यहाँ पर, 3 स्टेप है 111 में, 1 1 1। तो तीसरे स्टेप में राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है इसमें। ठीक है, 111 याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इतने याद होगी ना, 52 से 62 याद हो गए। फिर 70 में क्या था, 70 में दिया गया, 65 में दिया गया कि राष्ट्रपति पद की रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति काम करेगा। 70 में दिया गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो संसद तय करेगी भी कौन उसकी जगह कार्य करेगा। फिर 71 में क्या था कि इनके चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, उस पर निर्णय लेगी। 72 में क्षमादान की शक्ति है और 70 में साथ साथ लेके चलना है, यानी राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे जो भी कार्यपालिका करेगी। और 103 में क्या याद रखना था, 3 सांसद, तो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति करेगा। फिर 108 में 8 से एम्बुलेंस याद किया था, 108 से है ना, तो इकट्ठे हो जाती है यानी संयुक्त बैठक। 118 10 जोड़ दो इसमें तो इसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा। और 123 अध्यादेश है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 111 1 1 1 यानी राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो वो उस पर स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है 143, तो 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह देना। तो सर्वोच्च न्यायालय, देखो 2 चीज़ें इसमें, एक तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना अपन, तब उसमें भी है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ठीक है, और हाँ ठीक है यही है। तो 143 में अच्छा, वो राष्ट्रपति सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको माने या ना माने ये राष्ट्रपति भी डिपेंड करता है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने भी ये कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट है ना, वो भी ये जो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, किसी भी निर्णय फैसले पे। तो ये भी आपको याद रखना है 143। तो 143 किसके साथ है, सुप्रीम कोर्ट के साथ, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट के साथ है वो, 143 याद रखना आपको। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह देना है। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर है 201, तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 और 201। अरे यार हाँ, एक 200 और एक 201, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 200 में क्या है, 200 में जो विधेयक अपने विधानसभा से पारित होते हैं वो राज्यपाल के पास जाते हैं लास्ट में, और राज्यपाल उस पर साइन कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है, वो पारित हो जाता है। ठीक है, लेकिन 200 में उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, साइन कर सकता है वो, रिजेक्ट कर सकता है, और क्या कहते हैं उसको, डिस्कस के लिए, ठीक है, पुनर्विचार के लिए वो भेज सकता है विधानसभा में वापस। ठीक है, ये उसके पास, राज्यपाल के पास ऑप्शन होती है। एक चौथा ऑप्शन वो होता है जब इस प्रकार का कोई फैसला लेना हो, इस प्रकार का कोई बिल आई उसके पास, दोनों विधानसभा में, अगर विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन है, दोनों सदनों से पारित होकर, या विधानसभा के लिए जैसे राजस्थान में है तो विधानसभा से अगर पारित होकर राज्यपाल के पास ऐसा विधेयक आया है जिसमें अपने जो राज्य में हाईकोर्ट है उसकी शक्तियों को सीमित करने की बात कह रहा हो, है ना, या फिर इस प्रकार के कोई फैसले 2 राज्यों से संबंधित विवाद हो, तो उसमें राज्यपाल अकेला फैसला नहीं ले सकता, तो वो राष्ट्रपति को भेजता है। ठीक है, तो 200 में तो वो भेजता है, 200 में तो ये लिखा गया है उसमें कि इस प्रकार के अगर कोई बिल है, इस प्रकार का कोई मामला है
जिसमें हाईकोर्ट से संबंधित कोई मामला है, राज्य में हाईकोर्ट है, उससे संबंधित कोई, उसकी शक्तियों को सीमित करने से संबंधित कोई बिल है, या राज्यों से कोई विवाद से संबंधित कोई है, तो राज्यपाल क्या करेगा, उसको राष्ट्रपति को भेजेगा। तो वो चीज़ इसी में है। लेकिन राष्ट्रपति जो फैसला लेगा उस पर, वो 201 में है। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है। 200 में तो राज्यपाल से संबंधित है, और 201 आते ही वो क्या हो जाता है, राष्ट्रपति का हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास है, वो राज्यपाल ने भेज दिया है और राष्ट्रपति उस पर फैसला लेगा। ठीक है, वो 201 में है, याद रखना है। 200 और 201 दोनों अलग अलग है। 200 तो राज्यपाल से संबंधित है और 201 राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, फिर 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, सबको पता है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 कंडीशन में लग सकता है, बाह्य आक्रमण, युद्ध की स्थिति, और एक सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक अशांति था, उसकी जगह क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, फिर 356 है राष्ट्रपति शासन। तो किसी भी राज्य में सरकार अगर विफल हो जाती है कंट्रोल करने में, सरकार चलाने में, या अल्पमत में आ जाती है, इस प्रकार की कंडीशन आती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन तो नाम है, लेकिन चलाता कौन है, केंद्र सरकार चलाती है। ठीक है, तो 356 में राष्ट्रपति शासन है और 52 में राष्ट्रीय आपातकाल है, सबको पता है। 360 में वित्तीय आपातकाल है, यानी पैसे की अगर कमी आ गई देश में, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया, तो इस प्रकार की कंडीशन आती है, तो वित्तीय आपातकाल। ये अपने भारत में आज तक कभी नहीं लगा, सब मेहनती लोग कहाँ से लगेगा। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल कभी जरूरत नहीं पड़ी। 360 याद रखना है। 361 में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिए गए। जब मैंने मूल अधिकार पढ़ाया था तब आपको बताया था विशेषाधिकार क्या होते हैं, मतलब विशेष अधिकार इनको दिया गया। इनके खिलाफ आप क्रिमिनल केस वो नहीं कर सकते, है ना, और इनको वो समन जारी नहीं कर सकता कोई कोर्ट, गिरफ्तार नहीं कर सकते राष्ट्रपति को पद की गरिमा के कारण। ठीक है, हालांकि कोई अगर ऐसा कांड कर देते हैं तो उनको महाभियोग द्वारा हटाने के बाद उन पर ये प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन पद पर रहते हुए ऐसी प्रक्रिया कोई है वो नहीं चल सकती। ठीक है, ये 361 में है। तो इसके भी आपको याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। देखो 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह देना। ठीक है, 201 मैंने आपको बता दिया, 200 और 201 दोनों अलग अलग आपको बता दिए। 352 आपातकाल है, 356 में राष्ट्र शासन है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है, 361 में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। इतनी चीज़ याद हो गई। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू किया था, 52 से। 62 एक साथ पढ़े थे, याद है ना। 52 में संघ के लिए राष्ट्रपति होगा, 53 में उसका हेड होगा संघ कार्यपालिका का। ठीक है, 54 निर्वाचन मंडल था, 55 में निर्वाचन प्रणाली थी, किस प्रकार की प्रणाली अपनाएंगे, गुप्त प्रणाली, एकल संक्रमणीय है। ठीक है, वो प्रणाली अपनाएंगे अपन। फिर उसके बाद उसका पुनर्निर्वाचन के लिए हो गया था। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के बाद उसके बाद कार्यकाल था 56 में, और फिर 57 में उसकी वो था पुनर्निर्वाचन वाला। फिर 58, 59, पहले योग्यता फिर शर्त, और शर्त के बाद शपथ, 59, 60 एक साथ याद रखना, शर्त के बाद शपथ। ठीक है, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया थी, 62 में आकस्मिक पद रिक्त की स्थिति थी। ठीक है, और फिर 65 में अगर पद की रिक्त की स्थिति है, राष्ट्रपति पद पे नहीं है, तो उपराष्ट्रपति उसके कार्य करेगा। और फिर 70 में क्या था, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो उस ऐसी कंडीशन में कार्य कौन करेगा, ये संसद तय करेगी 70 में। ठीक है, 71 में था कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट तय करे, निर्णय लेगी। और बस 72 में हमने क्षमादान की शक्ति पड़ी थी, है ना। इतनी चीज़। 70 में राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य किए जाएंगे, कार्यपालिका के साथ लेके चलना है। 103 पढ़ा था हमने, जो सांसदों के अयोग्यता से संबंधित निर्णय राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, फिर 103 के बाद 108 पढ़ा था, एम्बुलेंस यानी संयुक्त बैठक। 118 उसके साथ याद रखना है, लोकसभा स्पीकर है उसकी अध्यक्षता करेगा। और फिर 111 पढ़ा था कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास है वो आता है। ठीक है, और क्या पढ़ा था, 143 ये पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट से सलाह वाला। और 201 पढ़ लिया हमने। ठीक है, 352, 356, 360 और 361। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन राष्ट्रपति की योग्यताएं पढ़ते हैं। ठीक है, 58 में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए वो। ठीक है, योग्यता की बात करें, शर्त नहीं है योग्यता। 35 वर्ष की आयु कम से कम उनकी पूरी होनी चाहिए, कम से कम, यानी 35 से ऊपर हो सकता है, 35 तो नहीं होनी चाहिए, उससे कम राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आपको पता है जो अपने MP बनने के लिए होती है वो 25 होती है, और 30 होती है राज्यसभा सदस्य के लिए, 35 होती है राष्ट्रपति के लिए। और लोकसभा का सदस्य बनने की अयोग्यता रखता हो देखो, जो लोकसभा सदस्य बनने की मतलब लोकसभा सदस्य वो नहीं होना चाहिए, बेसिक सी बात है। वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखो, ये जो
मंत्री वगैरह की जो पद होते हैं ना, ये सेवा के पद कहलाते हैं, लाभ का पद नहीं माना जाता। होते तो लाभ के ही हैं, आपको पता है, सबसे ज़्यादा लाभ इसी में होता है, तभी तो लोग भाग भाग के जाते हैं। फिर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना है वो आवश्यक है, बाद में ना कि हटा दिया इसको। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। तो लाभ के पद में कौन कौन आता है वो देख लो। निम्नलिखित 4 पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। अच्छा, नहीं आते वो देख लें अपने, बाकी तो आते ही हैं। अतः इन 4 पदों पर आसीन व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप कहोगे कि मैं तो टीचर हूँ, क्या मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता हूँ? लड़ सकते हो, लेकिन आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा दे के आप चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव वैसे भी नहीं लड़ सकते, उसमें भी अपन, मैं बताऊँगा आगे ये चुनाव कैसे लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का। हमारे जो है ना, हम कम से कम 100 जो MP है ना, उनकी जानकारी होनी चाहिए, 50 द्वारा अनुमोदित है ना, तो वो भी आगे पढ़ेंगे। तो ये लाभ के पद पे नहीं आते। जैसे राष्ट्रपति है पहले से, वो अगर दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है लड़ सकता है, ठीक है, पद पे रहते हुए भी। उपराष्ट्रपति है वो भी लड़ सकता है। देखो, उपराष्ट्रपति है ना, वो राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, लोकसभा का जो हेड होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर बोलते हैं जिसको। और राज्यसभा में कौन होता है हेड? सभापति, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति ही होता है। इस उपराष्ट्रपति तनख्वाह इसी के कारण मिलती है, ये इसकी तनख्वाह मिलती है, उपराष्ट्रपति की वैसी तनख्वाह नहीं होती, इस सभापति के कारण मिलती है। फिर राज्यपाल, तो राज्यपाल अगर चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रपति का, लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मंत्री, कोई भी राज्य मंत्री हो सकता है, राज्य सरकार का भी मंत्री हो सकता है कोई भी, ठीक है। जैसे राज्य सरकार का कोई MLA है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति के लिए, लेकिन अगर चुनाव लड़ना चाहता है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वो फॉर्म भरेगा। और अगर कोई मंत्री है राज्य में, विधानसभा में कोई मंत्री है, या फिर केंद्र सरकार में कोई मंत्री है, तो वो डायरेक्ट चुनाव लड़ सकता है पद पर रहते हुए भी, ठीक है। उनको इस्तीफा देने की जरूरत है वो नहीं पड़ती, ठीक है। इतनी चीज़ें होगी क्लियर। फिर आगे चलते हैं अपन। देखिए, निर्वाचक मंडल, तो 54 में हमने पढ़ा था निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल पढ़ेंगे अभी, कौन कौन है इसके अंदर, मंडल का मतलब इसमें कौन कौन शामिल होंगे। ये 54 में है, 55 में निर्वाचन प्रणाली थी, है ना, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देखो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, ठीक है, मनोनीत नहीं होने चाहिए। तो लोकसभा में 545 होते हैं टोटल, जिसमें से 2 घटा देते हैं जो मनोनीत होते हैं, उसमें अभी हालांकि 2019 के बाद ये 2 भी हटा दिए हैं, मनोनीत नहीं हो सकते। तो निर्वाचित सदस्य 543 है, 543 सदस्य जो लोकसभा के निर्वाचित, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और कौन लेता है? राज्यसभा के जो 245 होते हैं, उसमें से 12 मनोनीत है, उसको हटा दो। जो कला साहित्य इन क्षेत्र में जो होती हैं, वो जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी, तो उनको हटा दो आप, तो 233 बच गए, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 776 तो केंद्र में हो गए, 776 जो है ना वो तो केंद्र में हो गए। तो पहले कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 543 हो गए, और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य कितने हो गए? 233, ठीक है। और कौन भाग लेता है? और देखो, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। पूरे भारत में जितने भी राज्य जहाँ पर भी विधानसभा है, वो सारे के सारे, ये 4020 MLA की बात कर रहा है, ये MLA वोट डालता है वहाँ पर राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर मनोनीत नहीं होने चाहिए, निर्वाचित। फिर केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। कितने अपने वर्तमान में? 8 है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से 3 में विधानसभाएं हैं। एक तो दिल्ली में है, एक पुडुचेरी में। पुडुचेरी आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है, 3 राज्यों में फैला हुआ ये, है ना। आंध्र प्रदेश है, केरला और एक साइड तमिलनाडु में, है ना। और इसका भी CM है, ठीक है, पुडुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश। और क्यों है पता नहीं। और एक अपने है जम्मू एंड कश्मीर में। अभी 2 जो यूनियन टेरिटरी नहीं बनी है, जम्मू और लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर है ना, इसमें भी विधानसभा है, ठीक है। और इसमें टोटल सीटों की बात करें तो सीट है अपने यहाँ पर
114। 114 में से जो चॉइस है ना वो तो देखो अपने आती नहीं, वो तो PO के जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है ना उसके लिए अलग से रख दी, कभी शामिल होगा तो उसके अंदर लागू हो जाएगी। चॉइस तो उसके लिए है। और 43 है वो जम्मू के लिए है। और कश्मीर के लिए कितनी बच गई फिर देख लो, 47 बच गई। ठीक है, तो जम्मू में 43 है, कश्मीर में 47 है, और 24 है वो PO के जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसके अंदर है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो है ना विधानसभा के चुनाव अभी हुए नहीं हैं, तो अभी विधानसभा के जब चुनाव होंगे, जब यहाँ पर हालांकि पहले पूरा राज्य था लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तब विधानसभा थी, लेकिन उसका तो अभी विघटन हो गया, क्योंकि लद्दाख को अलग कर दिया केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर विधानसभा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपनी विधानसभा है वो बनाई गई है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कितनी 114 सीटें आपको याद रखनी है। तो इनके जो सदस्य होंगे ना निर्वाचित, वो भी राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है, जिसमें से 3 में विधानसभाएं हैं। दिल्ली में CM है ना अरविंद केजरीवाल, पुडुचेरी में है, और एक अपने जम्मू कश्मीर में। 3 यूनियन टेरिटरी में क्या है, विधानसभाएं हैं। तो इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो 233 राज्यसभा के हो गए, 543 है वो लोकसभा के हो गए। और राज्य विधानसभाओं के जितने भी राज्य हैं उन सब में विधानसभाएं हैं, उनके जो सारे सदस्य निर्वाचित सदस्य वो सारे भाग लेते हैं। 4 4 20 बनते लग, हालांकि और हो गए, अभी 114 और जोड़ दो अपने, 114 जोड़ोगे। लेकिन जो पिछली बार जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख साथ था, संयुक्त रूप से जो कितनी विधानसभाएं सीटें थी उनको हटाओगे, इनमें से वो तो घटा दोगे और 114 जोड़ दोगे, तो अपने वर्तमान की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सांसद ये विधायक है, कुल निर्वाचक सदस्य कितने हो गए, 48। हालांकि अभी संख्या चेंज हो चुकी है, आप ना इनमें से वो घटा देना, पिछले बार जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्य थे और ये ऐड कर देना 114। ठीक है, वर्तमान की आ जाएगी। फिर बात करें अपन आगे, निम्नलिखित सदस्य और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। कई बार एग्जाम ऐसे पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सदस्य राष्ट्रीय चुनाव में भाग नहीं लेते। तो भाई एक तो मनोनीत सदस्य लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा मनोनीत सदस्यों से भाग नहीं लेते। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। विधान परिषद देखो सब जगह तो है ही नहीं, है ना, कई राज्यों में ही है, सब जगह नहीं है। तो अपने राजस्थान में भी नहीं है। तो जहाँ जहाँ विधान परिषद नहीं है तो फिर बोलेंगे कि भैया इनको आप शामिल कर रहे हो जहाँ पर है और हमको नहीं कर रहे हो, तो ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है ना, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित। ठीक है, संसद का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, उनके निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। कौन कौन भाग लेता है, जितने भी MP है, राज्यसभा प्लस लोकसभा के जो सांसद है वो निर्वाचित है, वो भाग लेते हैं। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के जहाँ पर विधानसभाएं हैं, 3 जगह विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, इतने भाग लेते हैं, बस याद रखना है। फिर बात करते हैं आगे अपने, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेते, विधानसभा के सदस्य। ठीक है, अब राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो जो सांसद है वही हटाएंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं MLA उनसे भी पूछेंगे हाँ भैया हटाएं कि नहीं हटाएं। ठीक है, जितने भी MLA हैं उन सबको फिर बड़ा हो जाता है काम। तो राष्ट्रपति को हटाना है तो सांसद है वो केंद्र में जो भी विधानसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वही निर्णय लेते हैं, वही उसमें भाग लेते हैं हटाने में। ठीक है, ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते लेकिन उसको हटाने में भाग लेते हैं, वो मनोनीत सदस्य हैं। ठीक है, 14 हो गए, 12 तो उसके हो गए राज्यसभा के और 2 हो गए लोकसभा के। हालांकि इनको भी अभी हटा दिया है, लोकसभा वालों को तो मनोनीत नहीं होती इसमें। तो क्या याद रखना आपको, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं मैंने आपको बता दिया। और हटाने में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि वो निर्वाचन में भाग वो लेते हैं लेकिन उसको हटाने में भाग नहीं लेते, वो है MLA। ठीक है, और कौन है जो उसको निर्वाचन में भाग नहीं लेते लेकिन हटाने में भाग लेते हैं, तो वो है मनोनीत सदस्य, किसके, संसद के ओनली। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, निर्वाचन किस प्रकार का होता है, ये 55 में दिया गया भाई। ठीक है, मैंने बताया था ना ऊपर निर्वाचन मंडल है और निर्वाचन प्रणाली, फिर उसके आगे 55 में प्रणाली मतलब किस प्रकार की तकनीक अपनाई जाएगी।
तो पहले आता है इसका मत मूल्य। अब ऐसे नहीं है कि जैसे हमने पढ़ा 4,000 के समथिंग है वो विधायक अपने ये हाँ विधायक हो गए, एमएलए हो गए, और 776 वो हो गए, तो इतने ही वोट होंगे। इतने वोट नहीं होते। अब आप कहोगे राजस्थान में जैसे 200 है और एक राज्य है उसमें 80 है, तो फिर दोनों का मतलब तालमेल सेट नहीं बैठता ना, कि इधर तो यार ज़्यादा है एमएलए और उधर हमारे पास 80 है, तो वो सही नहीं बैठता। इसीलिए इनका मत मूल्य निर्धारित किया गया है, वोट वैल्यू। तो वोट वैल्यू क्या होती है देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद तथा विधायक भाग लेते हैं, अतः इसके मत मूल्य समान नहीं होता। मत मूल्य के निर्धारण का आधार जनसंख्या को रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक राज्य मान लो बहुत बड़ा है और उसमें जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, घनत्व तो बहुत कम है जैसे राजस्थान में है, और एक राज्य छोटा सा उसमें जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर वोट वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी, तो जनसंख्या घनत्व है उस हिसाब से वो रखा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1971 की जनगणना को मत मूल्यों के निर्धारण हेतु निर्धारित कर दिया गया। देखो अभी तक 1971 का ही चल रहा है, जो भी परिसीमन वगैरह किया गया है इनका, जो सांसद क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है, राज्यसभा क्षेत्र है उनका, और अभी 2026 के बाद इसको चेंज किया जाएगा, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र है वो अलग हो जाएंगे, लोकसभा के सदस्य है वो भी बढ़ जाएंगे, विधानसभा के सदस्य भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो 10 लाख पे एक एमपी होता है ना, तो उस हिसाब से वो संख्या भी बढ़ जाएगी अभी आगे वाले जो चुनाव होंगे उसमें। अभी जनगणना चल रही है आपको पता है, तो उसके जो परिणाम आएंगे ना उसके बाद चेंज हो जाएंगे। अभी तक जो चल रहा है 1971 की जनसंख्या के हिसाब से ही चल रहा है। तो इस मत मूल्य कैसे निकालते हैं देखो, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, राज्य की जनसंख्या टोटल बट्टा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और इंटू 1000, ये 1000 नीचे ही है, ठीक है, ऊपर नहीं लेना इसको, इंटू 1000 नीचे ही आएगा, ठीक है। ये इसकी वोट वैल्यू होती है। तो राज्य की जनसंख्या अभी वर्तमान की नहीं, आप कहोगे वर्तमान की अपन लेने, वर्तमान 1971 की लेते हैं, जैसे मान लो 4 करोड़ थी 1971, ठीक है, ऊपर ले लिया। नीचे क्या लेंगे अपन, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने अपने 200, ठीक है, नीचे अपन लेंगे, नीचे 200 ले लिया और इंटू 1000 करेंगे, ठीक है, ये 4 करोड़ है, ठीक है। तो ये आपकी मत मूल्य है वो आ जाएगी, ठीक है। ऊपर जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू, अच्छा 100 लगा दिया, 1 0 लगाना है, 1000, ये इसका मत मूल्य आता है। ये भी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में या राष्ट्रपति निर्वाचन में जो विधायक का मत मूल्य है वो कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और किसका आधार माना गया, जनसंख्या 1971 वाली है नहीं, ओके। फिर आगे देखते हैं अपन, है अब विधायकों का तो मत मूल्य निकाल दिया, किसी भी राज्य के मत मूल्य निकालना है हमें, ऊपर उनके विधायकों की संख्या लिखेंगे, सॉरी जनसंख्या लिखेंगे 1971 वाली, नीचे उनके विधायकों की संख्या लिखेंगे, इंटू 1000 लगाएंगे नीचे ही, ठीक है। ये तो एक एमएलए का मत मूल्य आ गया। फिर सांसद का कैसे निकालेंगे भी, जो एमपीज है उनका कैसे निकालेंगे, उसका समस्त विधायकों के मत मूल्य का योग, जितने भी राज्य है उन सब के जो एक विधायक का जो मत मूल्य है वो सब को जोड़ेंगे अपन, जितने भी राज्य सबका, वो तो ऊपर आएगा, और नीचे निर्वाचित सांसद यानी 776 आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। राज्य का हमने निकाल दिया, ऊपर जनसंख्या 1971 वाली, नीचे विधानसभा सदस्यों की संख्या और नीचे इंटू 1000 करेंगे, ठीक है। और एक सांसद का निकालना तो जितने भी पूरे देश में विधायकों का जो मत मूल्य है वो ऊपर करेंगे अपन जोड़ करके, और नीचे 776 यानी निर्वाचित सांसद है वो लगा देंगे, तो एक सांसद का मत मूल्य वो आ जाएगा। यूपी के एक विधायक का मत मूल्य 208 आता है, जो सर्वाधिक है, यूपी में सीटें भी बहुत है ना, ठीक है। राजस्थान एक विधायक का मत मूल्य 129 आता है, ठीक है। हालांकि अभी आगे चेंज हो जाएगा, ये पीछे का ये इसी आधार पे ये आपको पूछेंगे क्वेश्चन, अब तक तो 129 राजस्थान का आता है, याद रखना आपको। और सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य 7 है, जो न्यूनतम है, जनसंख्या भी कम है भाई, ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि यहाँ पर दोगलापन हो रहा है, ऐसा नहीं है, जनसंख्या भी कम है वहाँ पर। एक सांसद का मत मूल्य आता है 708, जो सबसे ज़्यादा। देखो अगर राज्य का पूछे ना सबसे ज़्यादा किस राज्य के विधायक का मत मूल्य है, तो है यूपी का। और अगर पूछे राजस्थान का कितना आता है 129, और न्यूनतम किसका है तो सिक्किम का है 7, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, अगर पूछे निर्वाचक मंडल में सबसे ज़्यादा मत मूल्य है तो एक सांसद का होता है, वो होता है 708, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लेना आप, अभी तो चेंज हो जाएगी संख्या, तो जोड़ दोगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद होगी ना। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं ये आपको याद हो गया। और निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं, क्या उनकी एक बंदे की वोट वैल्यू एक ही होती है, नहीं, उसका मत मूल्य अपन है वो निकालते हैं। किसी राज्य के
एक विधायक का मत मूल्य निकालना होता है तो उसके 1971 वाली जनसंख्या लिखते हैं ऊपर, नीचे उस विधायकों की संख्या टोटल लिखते हैं और नीचे इंटू 1000 लगाते हैं तो एक विधायक के मत मूल्य आ जाता है। और सांसद का निकालना होता है जितने भी विधायकों का मत मूल्य पूरे भारत में उनको जोड़ करके ऊपर लिखेंगे, नीचे जो निर्वाचित सांसद है 776 उनको लिखेंगे तो एक विधायकी आ जाएगी। सबसे ज़्यादा यूपी वाले विधायकी है 208 है, राजस्थान की 129 है, सबसे कम सिक्किम के 7 है और एक सांसद का 708 आता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको। इसका मत मूल्य मतलब होता है वोट एक काउंट नहीं होगा, ये मत मूल्य काउंट होगा वहाँ पर। ठीक है, मत मूल्य है वो निकाला जाता है वहाँ पर। कि राजस्थान का एक एमएलए है, अगर वोट डाला उसने तो उसका वैल्यू क्या ऐड होगी 129। ठीक है, अगर यूपी का एक विधायक वोट डालता है किसी को तो उसकी वैल्यू क्या ऐड होगी 208। ऐसे निकालते हैं। अब देखिए आगे, अनुच्छेद 71(3) के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव का नियमन संसद विधि बनाकर कर सकती है, अर्थात राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया निर्धारण करने की शक्ति संसद को नहीं था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राष्ट्र इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा, ये पावर भी संसद के पास है। और इसका चुनाव किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाएंगे वो भी संसद तय करती है। तो ये 71(3) में है भाई, 71(3) में। ठीक है, याद रह जाएगी 71(3) में। 71 में हमने पढ़ा था, 71(1) में क्या था कि अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 पारित किया था। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया का निर्धारण किया। ठीक है, तो आपको बता दिया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 उसी के तहत आज वो चुने जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, जमानत राशि। तो 15,000 रुपये जमानत राशि, मतलब कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो उससे पहले वो कुछ राशि जमा करानी होती है, वो जमानत राशि है। उसमें भी कुछ लिमिट होता है कि लिमिटेड, अगर मिनिमम इतना वोट हमें नहीं मिला तो उसके बाद जमानत राशि जब्त हो जाती है, अपन पढ़ते हैं ना, तो वही है। फिर नामांकन पत्र, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित है, 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ऐसे नहीं कह सकते अब आपको किसी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्या लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का? नहीं लड़ सकते भाई, आपकी पहचान होनी चाहिए वहाँ पर संसद में। ठीक है, तो क्या दिया देखो, नामांकन पत्र आप भर रहे हो ना, तो 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, यानी जो है ना संसद के जो सदस्य हैं 50 है ना, वो ऐसे कहने चाहिए कि ये बंदा चुनाव लड़ेगा राष्ट्रपति का, उनके द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए उसका नाम कि हमारी तरफ से ये लड़ेगा। ठीक है, और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, उस पर साइन होना चाहिए 50 के, तो तब जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, ऐसे नहीं लड़ सकते। ठीक है, फिर निर्वाचन अधिकारी कौन होता है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा का महासचिव अथवा राज्यसभा का महासचिव निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करे। निर्वाचन अधिकारी की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव की बात कर रहा है ये, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, महासचिव। सचिव कौन होता है? जो सारा कुछ मतलब उसका ध्यान रखता है, लेखा जोखा सारा जो रखता है ना, उसका मतलब कह सकते हैं कि संचालन तो जो हेड है वो करता है, और उसके नीचे जो सारा कंट्रोल करता है ना, सचिव वगैरह कोई देते हैं जो कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने होते हैं, तो ये सचिव होता है वो। ठीक है, तो महासचिव को इसका निर्वाचन अधिकारी होता है, इंपॉर्टेंट है। अब निर्वाचन स्थल क्या होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायक है वो विधानसभा में तथा सांसद है वो संसद में मतदान करते हैं। ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति चुनाव के वोट डालने के लिए कोई एमएलए है वो दिल्ली जा रहा है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं अपने विधानसभा में चुनाव है वो हो जाएंगे, जयपुर ही हो जाएंगे। ठीक है, और सांसद है वो वहीं पर अपनी संसद में डाल देंगे। ठीक है, तो नामांकन पत्र आपको समझ में आ गया, निर्वाचन अधिकारी समझ में आ गया, निर्वाचन स्थल क्या होगा ये भी आपको समझ में आ गया। फिर निर्वाचन अनुच्छेद 55 में हमने पढ़ा, 54 निर्वाचन मंडल की बात करिए, कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा, और निर्वाचन किस प्रक्रिया क्या होगी। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक, अनुपातिक या समानुपातिक, ठीक है, क्योंकि सबको समान वोट डालना होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको हेयर प्रणाली भी कहते हैं, हेयर प्रणाली से वो होता है। क्या होता है ये? देखो, समानुपातिक, अनुपात मतलब सब समानुपातिक मतलब समान अनुपात में सबको वोट डालना होता है। ठीक है, ये समझाऊंगा अभी क्या होता है। एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय कहता है वो भी देखें। देखो ऐसे होता है, मान लो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं 4 बंदे, ठीक है, एक का नाम के है, एक का नाम एल है और एक का नाम है वो एम है। अब वोट डालने वाले 2 उदाहरण बताता हूँ मैं। ये
वोट डालने वाले दो बंदे हैं, एक इधर है एक इसके पास ही है, इसके ऊपर भी KLM मैंने वो रखा हुआ है, KLM रखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैं जो 1 नंबर वाला ना के, इसको मैं 2 नंबर वरीयता रखूँगा, वरीयता के आधार पे वोट दिए जाते हैं, ठीक है। इसने बोला कि इसको मैं 2 नंबर पे रखूँगा, और मेरी जो ये अल वाला है ना, ये मेरी चॉइस है 3 नंबर, ठीक है। अल वाली चॉइस कितना नंबर है, 3 नंबर। और जो M वाला है ना, वो मेरी चॉइस है 1 नंबर पर, ठीक है। एक वोटर ये कह रहा है, इसने मतलब ये इसमें लगाने होते हैं समानुपाती, मतलब सबको समान अनुपात में वोट डालना होता है, सबको डाल दिया इसने, लेकिन इसमें वरीयता दी जाती है, वोट नहीं डाला जाता है, इसे वरीयता देनी पड़ती है कि मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है और थर्ड चॉइस ये है। अब ये कह रहा है, दूसरा वोटर ये कह रहा है कि ये है ना के वाला ये मेरी फर्स्ट चॉइस है, और अल वाला है ना ये मेरी सेकंड चॉइस है, और अम वाला है ना ये मेरी थर्ड चॉइस है, ठीक है। ऐसे वोट डालते हैं। ये तो हो गया समानुपातिक। अब संक्रमणीय क्या है, एकल संक्रमणीय क्या है, देखो मिनिमम 51% वोट आने जरूरी है, जिसके पास 51% वोट आ गए वो जीत जाता है। अब ऐसे मान लो 3 बंदे चुनाव लड़ रहे हैं, अब एक के पास आ गया 20%, एक के पास आ गया मान लो आप 40%, 42 मान लो, एक के पास 42% आ गया, और तीसरे के पास आ गया इसके पास आ गए 38%, ठीक है। अब देखो किसी के पास 51% नहीं आई, तब क्या होता है, ये जो नीचे नीचे वाला होता है ना 20% वाला, ठीक है। अब इस केस में मान लो इसके जो वोट है ना, इसमें जो से आगे जो चॉइस होती है वो इनको चली जाती है, इसको एकल संक्रमण बोलते हैं। कैसे जाएगी, अब ये 20% वाला है ना, ये ऐसे मान लो ये बंदा है 20% वाला के, ठीक है। अब 20% वाला के है इनमें से, तो के को फर्स्ट इसने चुना है, इसने फर्स्ट है वो के को चुना है, लेकिन इसके तो वोट अब रिजेक्ट हो गए, अब क्योंकि सबसे नीचे रह गया 51% को मिल, इसका तो रिजेक्ट हो गया। लेकिन इसकी जो सेकंड चॉइस क्या थी, एल थी, तो ये मान लो एल है, तो इसके जो वोट है ना, इसका वोट वो इसको चला जाएगा, समझिए ना, इसका वोट है वो इसको चला जाएगा। एक बंदा है जिसने क्या है KLM, उसने फर्स्ट नंबर पे तो इस के को रखा, ठीक है, सेकंड नंबर इसने रखा था M को, और थर्ड नंबर रखा था L को। तो फर्स्ट नंबर इसने के को रखा था, के तो 20% वोट आए, इसका रिजेक्ट हो गया। सेकंड पे इसने किसको रखा है, M को ना, तो ये M है, ठीक है। तो इसका जो वोट है वो किसको चला जाएगा, M को चला जाएगा, समझ गए ना, इसको एकल संक्रमणीय कहते हैं। तो सबसे जो नीचे रहता है उसके रिजेक्ट हो जाते हैं, और उसमें जो चॉइस चुनी है जिसने 2 नंबर पे, जो भी 2 नंबर पे उसने चुना है वोटर ने, वो उसको वोट है वो चला जाता है, समझ गए ना। तो एकल संक्रमणीय का अर्थ है वो ये होता है, ठीक है। और वरीयता मैंने आपको बता दी, वरीयता इस प्रकार है, वो दी जाती है, रैंक दी जाती है, वरीयता दी जाती है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी ना। ओके, फिर अपन देखते हैं आगे। चलिए लंबी हो जाएगी क्लास, आज इतना ही करते हैं। राष्ट्रपति वैसे भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बाकी कल ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू, और थोड़ा शेयर किया करो, व्यूज़ कम आने लगे, शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट्स भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, ठीक है। अगर आप देखो आपके हाथ में है क्लास आनी नहीं आनी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तब तो मैं क्लास डालूंगा, अगर 50-60 आते रहेंगे तो बताओ क्या मतलब बनता है फिर, है ना। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर कोई आपको भी ऐसा है कि बेनिफिट होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो बेनिफिट होगा सबको, तभी तो अपन डालेंगे ना। और फिर भी अगर इसमें कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इस प्रकार होनी चाहिए, आप नोट्स से पढ़ाओ, या फिर कहो कि बुक से पढ़ाओ, या फिर कहो कि डायरेक्ट पढ़ाओ, तो वो भी आप बताएं। देखो मैंने साइंस किया, वो एक मैंने नोट से पढ़ाई और एक मैंने डायरेक्ट पढ़ाई थी, जो डायरेक्ट पढ़ाई वो ज़्यादा देख रहे थे, और जो नोट से पढ़ाई वो कम देखी है। तो आपको किस प्रकार की पसंद आती है वो भी आप बताना, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आपको पसंद आई, अच्छी लगी है तो। और इसमें कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप नीचे डालो कि ये चीज़ है वो मैं समझ में नहीं आई, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।